Good evening, everyone. Hope you all are doing good. Is audio video clear for all? ऑडियो वीडियो क्लियर है सबके लिए? चलिए, आ रही है ऑडियो वीडियो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। सो इन द लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस। तो हमारा लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन था, हम बात कर रहे थे इंडेक्स प्रॉपर्टी की। इंडेक्स प्रॉपर्टी में हम बात कर रहे थे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन की। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन दो स्टेज में होता है। पहला स्टेज था हमारा सीव एनालिसिस, दूसरा स्टेज होता है हमारा सेडिमेंटेशन एनालिसिस। सीव एनालिसिस करते हैं हम कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, सेडिमेंटेशन एनालिसिस हम करते हैं फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। सीव एनालिसिस आगे दो पार्ट की थी। इट वॉज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, कोर सीविंग, फाइन सीविंग। कोर सीविंग करते हैं ग्रेवल फ्रैक्शन के लिए, फाइन सीविंग करते हैं सैंड फ्रैक्शन के लिए। तो मैंने आपको सीविंग पूरी बता दी थी कल। यस्टरडे द एंटायर डिस्कशन ऑफ सीविंग वी हैव कंप्लीटेड। आज हम स्टार्ट करेंगे सेडिमेंटेशन एनालिसिस को। तो सेकंड स्टेज ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस इज टर्म्ड एज सेडिमेंटेशन एनालिसिस। जो दूसरी स्टेज है हमारे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस की, इसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन एनालिसिस। ये करते हैं हम फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। सो इट इज बीइंग कैरिड आउट फॉर फाइन ग्रेन सॉइल। अब कैसे करते हैं फाइन ग्रेन सॉइल के लिए, क्या है इसका पूरा कंसेप्ट, उसको डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? फर्स्ट पॉइंट सेज व्हाट? फर्स्ट पॉइंट सेज, पहला पॉइंट बोल रहा है सेडिमेंटेशन एनालिसिस। पहले टॉपिक डाल दे। सो टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट, आज हम बात करेंगे सेडिमेंटेशन एनालिसिस की। सो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट सेडिमेंटेशन एनालिसिस। तो ये दूसरी स्टेज है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है इसमें? फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस होती है, सेडिमेंटेशन एनालिसिस इज कैरिड आउट। So sedimentation analysis is carried out for the soil fraction, carried out for the soil fraction, for the soil fraction having size, for the soil fraction having size, soil fraction having size less than, soil fraction having size less than 0.075 mm या 75 माइक्रोन बोल दो, एक ही बात है। इट इज वन द सेम थिंग। तो ये हम करते हैं फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। हमने सीविंग करी थी कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए जिसका साइज 75 माइक्रोन से बड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट सेज पार्टिकल्स हैविंग साइज, particles having size smaller than, so particles having size smaller than, so particles having size smaller than 0.2 micron, 0.2 micron cannot be analyzed, even by, sedimentation analysis, even by sedimentation analysis, even by sedimentation analysis, as they undergo Brownian motion, as they undergo Brownian motion, so as they undergo Brownian motion, क्योंकि इसमें Brownian motion स्टार्ट हो जाता है। तो ये सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? फॉर देम स्पेशल टेक्निक, for them special technique that is X-ray diffraction, for them special technique that is X-ray diffraction and electron microscopy, and electron microscopy is used, and electron microscopy is used, so electron microscopy is used। तो अभी तक की कहानी क्या लिखी हमने? अभी तक की कहानी ये लिखी कि सेडिमेंटेशन एनालिसिस करोगे आप उस पार्टिकल के लिए जिसकी साइज 75 माइक्रोन से छोटी हो, जिसको हम बोल देते हैं फाइन ग्रेन सॉइल। फिर दूसरा पॉइंट क्या बोला? वो पार्टिकल जिनकी साइज 0.2 माइक्रोन से छोटी है। तो 0.2 माइक्रोन 75 माइक्रोन से छोटा है। तो पहला डाउट ये निकल के आता है कि अगर पार्टिकल साइज 0.2 माइक्रोन से छोटी है, क्या सेडिमेंटेशन एनालिसिस कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। इसका मतलब सेडिमेंटेशन एनालिसिस वैलिड है किसके लिए? सेडिमेंटेशन एनालिसिस वैलिड है उन पार्टिकल्स के लिए जिनकी साइज 0.2 माइक्रोन से बड़ी है और 75 माइक्रोन से क्या है? छोटी है। अगर पार्टिकल की साइज 0.2 माइक्रोन से छोटी हो जाती है, उस पार्टिकल का सरफेस एरिया इतना बढ़ जाता है, पार्टिकल का सरफेस एरिया इतना बढ़ जाता है कि जो सरफेस एरिया के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है उसका मैग्नीट्यूड डोमिनेट करने लग जाता है वेट के ऊपर।
बिकॉज ऑफ द सेम नेचर ऑफ द चार्ज प्रेजेंट ओवर दीज पार्टिकल्स, इनके बीच में रिपल्शन होती है, और उस रिपल्शन की वजह से दे अंडरगो ब्राउनियन मोशन. सो रैंडम मोशन ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द वाटर और सस्पेंशन इज टर्म्ड एज ब्राउनियन मोशन. कहने का मतलब है 0.2 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल सेटल ही नहीं करते अपने वेट की वजह से. तो अगर वो सेटल ही नहीं करते अपने वेट की वजह से, यानी उनमें सेडिमेंटेशन होती नहीं है, तो जब सेडिमेंटेशन ही नहीं होती तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस हम कर ही नहीं पाएंगे. विल नॉट बी एबल टू कैरी आउट द सेडिमेंटेशन एनालिसिस. तो फिर अगली जानकारी क्या दी, अगर हमारा पार्टिकल साइज 0.2 माइक्रोन से छोटा है, उसकी एनालिसिस करने के लिए हम स्पेशल टेक्निक यूज करते हैं, जैसे एक्सरे डाइफ्रैक्शन या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. तो अभी तक आपको बेसिक जानकारी दी है कि सेडिमेंटेशन एनालिसिस किस साइज के पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है. उस साइज के पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है विच इज इन द रेंज ऑफ 0.2 माइक्रोन टू 75 माइक्रोन. क्लियर अभी तक की कहानी? रिपीट करना है इस पहले कुछ भी? चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट सेज sedimentation analysis is based upon Stokes law. तो sedimentation analysis is based upon Stokes law. ये बेस्ड है Stokes law के ऊपर. ये हमने एनवायरमेंट में भी कर रखा है Stokes law. according to which settling velocity of spherical particle undergoing settlement in an infinite medium discretely keeping all the other factors to be constant, depends upon shape, size and mass of the particle. And is given by ये सेटलिंग वेलोसिटी को मैंने डिराइव करा रखा है कहाँ पर? इन्वायरमेंट के अंदर. बस मैं डायरेक्टली एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे. g minus 1 gamma w d square by 18 mu. तो इट इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप. चलिए देखिए पूरी कहानी क्या है. रेफर द इंटायर स्टोरी दैट वी हैव मेंशन्ड. सो फर्स्ट पॉइंट सेज व्हाट? पहला पॉइंट ये बोल रहा है जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस है, द सेडिमेंटेशन एनालिसिस इज बेस्ड अपॉन स्टोक्स लॉ. ये काम करता है स्टोक्स लॉ के ऊपर. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है कि स्टोक्स लॉ के अंदर अजम्पशंस क्या होती है. व्हाट इज द अजम्पशंस ऑफ द स्टोक्स लॉ? पहला अजम्पशन, हमारा पार्टिकल क्या है? स्फेरिकल है. तो जो पार्टिकल सेटल हो रहा है मीडियम के अंदर, स्टोक ने उसको स्फेरिकल माना. दूसरी अजम्पशन, पार्टिकल जिस मीडियम में सेटल हो रहा है उस मीडियम को स्टोक ने इनफाइनाइट माना. दैट मीडियम इज considered to be infinite as per the Stokes law analysis. तीसरी assumption, during sedimentation discrete settling will take place. discrete का मतलब होता है individual. तो जब पार्टिकल सेटल करेगा वो इंडिविजुअली सेटल करेगा, अकेला सेटल करेगा, यानी दो पार्टिकल कांटेक्ट में नहीं आएंगे. तो मैंने पहली तीन चीजें तो ये लिखी हुई हैं. तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, the settling velocity of the spherical particle which is undergoing settlement in an infinite medium discretely keeping all the other factors to be constant. अगर आप बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रख दो, ये डिपेंड कर जाएगा उसकी शेप, साइज और मास ऑफ द पार्टिकल के ऊपर. तो अगर आप स्टोक्स लॉ की एनालिसिस करोगे, जो एनवायरमेंट में लेक्चर ले रखा है मैंने, उसकी डेरिवेशन करा रखी है पूरी. लेमिनार फ्लो कंडीशन के लिए सेटलिंग वेलोसिटी निकल के आती है g-1 गामा w d स्क्वायर बाय 18 म्यू, जहां पे सारे पैरामीटर्स का स्टैंडर्ड मतलब है. कैपिटल G हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, गामा w हमारा यूनिट वेट है, डी पार्टिकल की साइज है, म्यू डायनेमिक विस्कोसिटी है हमारे पानी की, इट्स द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द वाटर. तो यूजिंग दिस स्टोक्स लॉ वी कैन कैलकुलेट द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अंडरगोइंग सेटलमेंट इन अवर मीडियम. जो हमारे सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल जो हो रहे हैं सस्पेंशन के अंदर, उसकी वेलोसिटी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो. दैट वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम हियर. अभी तक की कहानी में कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो? एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड अप टिल नाउ? क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं. सो विल कंटिन्यू फॉरवर्ड. अब
जो आपका डायरेक्टली सवाल मिलेगा इसके ऊपर, द डायरेक्टली प्रॉब्लम दैट यू विल गेट, उसके एनालिसिस कर लेते हैं। तो डायरेक्ट प्रॉब्लम की एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे एट 20 डिग्री सेल्सियस डायनेमिक विस्कोसिटी 0.01 पॉइस, 20 डिग्री सेल्सियस पे हमारी डायनेमिक विस्कोसिटी होती है 0.01 पॉइस। स्पेसिफिक ग्रेविटी ली पार्टिकल की 2.65, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने पार्टिकल के लिए 2.65। जरा मुझे सेटलिंग वेलोसिटी निकाल के बताओ कितनी आ रही है, व्हाट दी सेटलिंग वेलोसिटी कमिंग आउट। तो सेटलिंग वेलोसिटी कितनी निकल के आ रही है, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे अगर मैं सेटलिंग वेलोसिटी निकालना चाहूँ हमारे पार्टिकल की, इट कम्स आउट टू बी व्हाट। तो कैलकुलेट कर सकते हो सेटलिंग वेलोसिटी, एक्सप्रेशन में वैल्यूज डाल देता हूँ, कैलकुलेट करके बताइए। तो सेटलिंग वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 2.65 माइनस 1 इंटू 9.81, 9.81 यूनिट वेट न्यूटन में कन्वर्ट किया, इंटू डी स्क्वायर, इंटू डी स्क्वायर, इंटू डी स्क्वायर डिवाइड बाई 18 म्यू, म्यू डायनेमिक विस्कोसिटी 0.01, 0.01 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू दे रखी है आपको पॉइज में, तो पॉइज 1 पॉइज इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अब ये वैल्यू कैलकुलेट करके बता दीजिए कितनी आ रही है, व्हाट दिस वैल्यू कमिंग आउट। सिंप्लीफाई करो, देखो सेटलिंग वेलोसिटी कितनी निकल के आ रही है, व्हाट दी सेटलिंग वेलोसिटी कमिंग आउट। सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट दी एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। तो 20 डिग्री सेल्सियस पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम सेटलिंग वेलोसिटी निकालें तो कितनी निकल के आ रही है, व्हाट दी सेटलिंग वेलोसिटी कमिंग आउट। At 20 degree Celsius, what is the settling velocity coming out? 0.899 d square, 0.899 है 0.888 है, 0.899 है 0.888 है, सो 0.9 राउंड ऑफ कर दिया, चलिए 0.9 डी स्क्वायर। तो सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कम्स आउट टू बी हाउ मच, 0.9 डी स्क्वायर। तो डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हो। कितना आ रहा है 899, व्हाट इज वैल्यू कमिंग आउट 89925। ये 0.9 कैसे बताया फिर, ये 0.9 कैसे बताइए फिर वैल्यू, कोई बोल रहा है 899, कोई बोल रहा है 0.899। इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करो, सारे कोफिशिएंट इकट्ठे करो, वैल्यू बताओ कितनी निकल के आ रही है, व्हाट दी वैल्यू कमिंग आउट। तो 10 रेज़ टू पावर 4 तो यही बन गया, 10 रेज़ टू पावर 5 बना हुआ है, 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 आ गई वैल्यू, यही आ रहा है 0.9 सबका, इसी को मान के चलूँ आगे में। शुड आई कंसिडर दिस वैल्यू ओनली, क्या यही वैल्यू आ रही है। चलिए 0.899 डी स्क्वायर, मैंने 0.9 डी स्क्वायर, ये दूसरा आ गया फिर अब कि 899.25 आ रहा है, ये कैलकुलेशन भी सेम नहीं आ रही है, एक कैलकुलेशन भी सेम नहीं आ रही। क्या लिखूं मैं यहाँ पे, व्हाट शुड आई राइट। यही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यही कैलकुलेशन है, तो जो आपने बताई वो मैंने लिख दी है, वॉट एवर यू हैव मेंशन्ड आई हैव रिटन दैट ओनली। उसी तरीके से एट 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस पे डायनेमिक विस्कोसिटी होती है 0.0000, so 0.00855 पॉइस, स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.65। तो सेटलिंग वेलोसिटी कितनी हुई पार्टिकल की, सेटलिंग वेलोसिटी विल बी इक्वल टू g माइनस 1 गामा w डी स्क्वायर बाय 18 म्यू। कैलकुलेट करके बताओ कितनी आ रही है, व्हाट द वैल्यू कमिंग आउट। तो 27 डिग्री सेल्सियस पे वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, एट 27 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द वैल्यू कमिंग आउट। तो अगर 27 डिग्री पे हम कैलकुलेट करें वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, तो पहले 20 डिग्री पे निकाला था, अब 27 डिग्री पे निकालना है। तो एट 27 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द वैल्यू कमिंग आउट। तो 27 डिग्री सेल्सियस पे वैल्यू कितनी आ रही है, आ रहा है किसी का रिजल्ट, डज एनीबॉडी गेटिंग द रिजल्ट, 1.07, सो 1.07 डी स्क्वायर। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, डायरेक्टली सवाल पूछेगा इसके ऊपर आपसे, अ डायरेक्ट प्रॉब्लम विल बी आस्क्ड ऑन दिस। क्या बोलेगा, बोलेगा यूजिंग द अप्रोक्सीमेट एनालिसिस इन स्टोक्स लॉ, यूजिंग द अप्रोक्सीमेट एनालिसिस इन स्टोक्स लॉ व्हाट द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल हैविंग साइज दिस मच। तो अगर आप अप्रोक्सीमेट एनालिसिस लगाओगे स्टोक्स लॉ के अंदर और पार्टिकल की अगर सेटलिंग वेलोसिटी निकालोगे 27 डिग्री पे होगी 1.07 डी स्क्वायर, 05 आ रहा है तो 05 लिख दो, तो 05 डी स्क्वायर।
तो 27 डिग्री पे 1.05 डी स्क्वायर और 20 डिग्री पे 0.9 डी स्क्वायर। तो डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, आपको साइज की वैल्यू देगा सवाल में। द वैल्यू ऑफ द साइज ऑफ द पार्टिकल विल बी गिवन टू इन द प्रॉब्लम। तो हमारी जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस होती है वो बेस्ड होती है स्टोक्स लॉ के ऊपर। आवर सेडिमेंटेशन एनालिसिस इज बेस्ड अपॉन स्टोक्स लॉ। क्लियर यहाँ तक की स्टोरी? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब स्टोक्स लॉ में दिक्कत क्या क्या है, व्हाट द इशू इन द स्टोक्स लॉ। तो नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है लिमिटेशंस ऑफ स्टोक्स लॉ। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज टर्म्ड एज लिमिटेशंस ऑफ स्टोक्स लॉ। अब क्या क्या दिक्कतें हैं स्टोक्स लॉ के अंदर, वो तो पीछे बता दी थी आपको, पर फिर से एनालाइज करें। जो अजम्पशंस हैं वो सारी की सारी दिक्कत है। तो जो हमारी अजम्पशंस हैं वो सारी की सारी प्रॉब्लम है इसके अंदर। अब क्या है, पहली लिमिटेशन, पार्टिकल्स अंडरगोइंग, सो पार्टिकल्स अंडरगोइंग सेटलमेंट, so particles undergoing settlement are assumed to be spherical, are assumed to be spherical, are assumed to be spherical, but in actual soil particles are flaky. In actual soil particles, कौन से soil particles, जो fine grained particles हैं, तो जो फाइन ग्रेन सॉइल है उसके पार्टिकल्स फ्लेकी होते हैं, बट इन एक्चुअल सॉइल पार्टिकल्स आर फ्लेकी। एक्चुअल में ये फ्लेकी होते हैं। जो पार्टिकल सेटल हो रहा है उसको स्टोक ने स्फेरिकल माना, पर एक्चुअल में जो पार्टिकल है वो क्या है, फ्लेकी है। तो एरर आएगा हमारी थ्योरी के अंदर, लिमिटेशन है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, मीडियम इन विच सेटलमेंट टेक्स प्लेस। तो मीडियम इन विच सेटलमेंट टेक्स प्लेस, तो मीडियम इन विच settlement takes place is assumed to be infinite, is assumed to be infinite, is assumed to be infinite, but in actual ये finite होती है, but in actual it is finite, तो but in actual it is finite। अब दिक्कत क्या होती है, दिक्कत ये होती है कि जिस मीडियम में हमारा पार्टिकल सेटल कर रहा है उसको स्टोक ने इनफाइनाइट माना, पर एक्चुअल में वो फाइनाइट है। इससे इशू ये आता है कि जो पार्टिकल हमारे मीडियम की बाउंड्री के कांटेक्ट में होते हैं उनके ऊपर बाउंड्री फ्रिक्शन अप्लाई करती है, जो स्टोक्स लॉ कंसीडर नहीं करता। तो स्टोक्स लॉ डज नॉट कंसीडर द फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय द बाउंड्रीज ऑफ द मीडियम ओवर द सेटलमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो अगर हमारा मीडियम इनफाइनाइट हुआ तब तो ये फोर्स एक्ट नहीं करेगा क्योंकि मीडियम की बाउंड्री इन्फिनिटी पे है। पर एक्चुअल में जो हमारा पार्टिकल है वो सेटल हो रहा है फाइनाइट मीडियम में, और फाइनाइट मीडियम में कुछ ना कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो जरूर बाउंड्री के कांटेक्ट में होंगे, और अगर वो बाउंड्री के कांटेक्ट में है, बाउंड्री और पार्टिकल के बीच का जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इस थ्योरी में अकाउंटेड ही नहीं है, तो एरर लाएगा इसके अंदर। इट विल बी इंड्यूसिंग द एरर इन अवर थ्योरी। तो ये लिमिटेशन है किसका, स्टोक्स लॉ का। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ स्टोक्स लॉ। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इट सेज ड्यूरिंग सेटलमेंट, so during settlement discrete settling is considered, so during settlement discrete settling is considered, but in actual flocculent settling takes place, एक्चुअल में तो फ्लॉकुलेंट सेटलिंग हो जाती है, तो इन एक्चुअल फ्लॉकुलेंट सेटलिंग टेक्स प्लेस। अब क्या मतलब है इसका, स्टोक ने ये माना कि जब पार्टिकल सेटल करेगा, हर पार्टिकल इंडिविजुअली सेटल करेगा, अलग अलग सेटल करेगा, यानी दो पार्टिकल आपस में कांटेक्ट में नहीं आएंगे, यानी उनकी कोई इंटरेक्शन नहीं होगी। पर एक्चुअल में जो हमारे फाइन ग्रेन पार्टिकल सेटल करते हैं, क्योंकि उनका नेचर कोहेसिव होता है, सिंस देयर नेचर इज कोहेसिव, तो जब दो कोहेसिव नेचर के पार्टिकल आपस में कांटेक्ट में आते हैं, ये जुड़ के एक बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं। और अगर पार्टिकल जुड़ के बड़ा पार्टिकल बना रहा है, यानी फ्लॉक बना रहा है, इस टाइप ऑफ सेटलिंग को हम बोलते हैं फ्लॉकुलेंट सेटलिंग। ये भी मैंने आपको एनवायरमेंट बता रखी है। तो स्टोक ने मारा कि सेटलमेंट के टाइम पे हमारी सेटलिंग है डिस्क्रीट, पर एक्चुअल में हमारी सेटलिंग क्या हो जाती है, फ्लॉकुलेंट हो जाती है। तो ये भी लिमिटेशन है जिसकी वजह से एरर आता है हमारे स्टोक्स लॉ के अंदर, बिकॉज ऑफ विच एरर इज इंड्यूस्ड इन अवर स्टोक्स लॉ। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ इज वैलिड फॉर पार्टिकल्स, Stokes law is valid for particles having size. Stokes law is valid for particles having size in the range of 0.1 mm to 0.2 micron. 0.1 mm to 0.2 micron. As above 0.1 mm, gravity acceleration sets in.
gravity acceleration sets in and below 0.2 micron and below 0.2 micron Brownian motion sets in. Brownian motion takes place. Brownian motion takes place. तो ये जानकारी भी आपको पीछे दे दी थी. अब क्या लिमिटेशन है स्टोक्स लॉ की? ये लिमिटेशन स्टोक्स लॉ की बोल रही है कि ये वैलिड है उन्हीं पार्टिकल्स के लिए जिनकी साइज वेरी करती है 0.1 से लेके साइज ऑफ विच वेरीज इन द रेंज ऑफ 0.1 to 2 माइक्रोन. क्यों? 0.1 mm से बड़े वाले पार्टिकल हैं साइज में, तो उनका वेट इतना ज्यादा होता है कि ग्रेविटी एक्सेलरेशन सेट्स इन कर जाती है. तो उसकी वजह से आपको कहने का मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी मिलती नहीं है. यू डोंट गेट द कांस्टेंट वेलोसिटी. सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगर पार्टिकल साइज 0.2 माइक्रोन से छोटी हो जाती है तो भी पीछे बताया ब्राउनियन मोशन हो जाता है, तो तब भी पार्टिकल सेटल नहीं करता. तो दोनों ही केस में स्टोक्स लॉ को अप्लाई करके पार्टिकल की सेटिंग वेलोसिटी कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल नहीं होता. तो ये 4 लिमिटेशंस हैं हमारे स्टोक्स लॉ के. तो जो हमारी सेडिमेंटेशन एनालिसिस है वो बेस्ड है किसके ऊपर? स्टोक्स लॉ के ऊपर. पर स्टोक्स लॉ में क्या दिक्कत है? स्टोक्स लॉ में ये सारी दिक्कतें अवेलेबल है. क्लियर है चीज? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? एनी पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना उसमें से किसी के लिए? तो आपको बस एक बेसिक जानकारी बताइए अभी सेडिमेंटेशन एनालिसिस की. अ बेसिक इंफॉर्मेशन इज बीइंग गिवन टू यू. क्लियर है? चलिए बेसिक जानकारी दे दी. अब बेसिक इन्फॉर्मेशन गिवन. अब धीरे धीरे टेक्निकली स्टार्ट करते हैं इस पूरी प्रोसेस को. सो ग्रेजुअली विल स्टार्ट द एंटायर प्रोसेस टेक्निकली. चलिए सो ग्रेजुअली स्टार्ट करते हैं. अच्छा 0.2 mm होता है, तो मतलब मुझे पढ़ा रहे हो तुम 0.2 mm होता है? जैसे मैं तो पहली बार पढ़ रहा हूँ स्टोक्स लॉ, तो मुझे पता ही नहीं है कि 0.2 mm होता है या 0.1 mm होता है. आधी नॉलेज ज्यादा खतरनाक होती है. तो क्लैरिफाई करूं, मैंने तो बता ही दिया ना 0.1 mm है. क्या क्लैरिफाई करूं उसके अंदर में? मैंने तो बता ही दिया 0.1 mm है. आप बोल रहे हो 0.2 mm है, तो आप पता करो 0.2 mm कम होता है क्यों होता है. मैंने तो बता ही दिया 0.1 mm है. आई मेंशन्ड इट 0.1 mm. मैंने तो जानकारी दे रखी है 0.1 mm. मैं जानता नहीं हूँ राम सर कौन है. मुझे क्या पता कौन है राम? फिर मुझे क्या पता राम कौन है? तो मैंने आपको जानकारी दे दी 0.1 mm है. अब मेरे को बता रहा 0.2 mm है सर. 0.2 mm है. एक बार वी हैव डन द एनवायरनमेंट आल्सो. एनवायरनमेंट भी तो कर रखा है हमने. लाइव एग्जांपल है हमारे पास. तो वी हैव डन एनवायरनमेंट आल्सो. वहां पे भी हमने स्टोक्स लॉ कर रखी है. देयर आल्सो वी डिस्कस स्टोक्स लॉ. वहां पे भी स्टोक्स लॉ डिस्कस किया है. तो लेमिनार फ्लो कब होता है? एनवायरनमेंट आपने एनालाइज कर रखी है, तो वहां स्टोक्स लॉ कब वैलिड होती है लेमिनार फ्लो कंडीशन के लिए? दो कंडीशन बताई थी. एक रेनॉल्ड्स नंबर की बताई थी, एक पार्टिकल साइज की बताई थी. वन वाज ऑफ पार्टिकल साइज, वन वाज ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर. एक रेनॉल्ड्स नंबर था और एक पार्टिकल साइज था. रेनॉल्ड्स नंबर कितना होना चाहिए स्टोक्स लॉ में लेमिनार फ्लो को एनालाइज करने के लिए? इट शुड बी लेस देन 1. और पार्टिकल साइज क्या थी? व्हाट वाज द पार्टिकल साइज? पार्टिकल साइज कितनी थी? 0.1 mm थी. तो वहां पर आपको ये चीज बता रखी है. वहां पर ये डाउट नहीं आया. वहां पर आपको डाउट नहीं आता कि सर कि स्टोक्स लॉ में फ्लो तो लेमिनार होता है जब पार्टिकल साइज 0.2 mm हो. अब ये क्या हो गया? अब ये बात निकल के आ गई 0.2 mm की. क्यों? क्योंकि सॉइल में हमें 0.2 mm बता रखा है. क्योंकि सॉइल में आपको जानकारी 0.2 mm की दे रखी है. तो मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से लिमिट चेंज हो जाती है. तो जैसे सब्जेक्ट बदलता है लिमिट भी चेंज हो जाती है हमारी. विच इज नॉट द केस. कंसेप्ट हर जगह सेम चल रही होती है. वहां पर भी स्टोक्स लॉ यही था, यहाँ पर भी स्टोक्स लॉ यही है. वहां पर भी यही वैल्यू बताई थी आपको, यहाँ पर भी यही वैल्यू बताई थी. हियर आल्सो दिस वैल्यू इज बीइंग गिवन. अब फर्क बस ये होता है, इसलिए बोला ना आधी नॉलेज खतरनाक होती है. नहीं पता ज्यादा अच्छी बात है. आधी नॉलेज है, नेगेटिव नंबर मिलेंगे आपको. नेगेटिव नंबर मिलेंगे, गलत बताया जाएगा आपको. नेगेटिव नंबर भी मिलेंगे, गलत भी बताया जाएगा आपको. ये जो वैल्यू मैंने बताई है, ये कंजर्वेटिव वैल्यू बताई है आपको. दिस वैल्यू इज कंजर्वेटिव. आपको वही बात है कि इस बात को समझने के लिए फिर दिमाग भी उतना होना चाहिए. क्योंकि हमें तो रटने की आदत है कि सर ये लिमिट 0.2 है. सर उन्होंने 0.2 बताई है. सर किताब में 0.2 लिखी हुई है, आपने 0.1 बोल दी. देयर इज नो क्लियर डिमार्केशन. कोई क्लियर डिमार्केशन नहीं होती. कहने का मतलब है ऐसा नहीं होता है कि पार्टिकल 0.1 से 0.1 mm का हो जाता है और फ्लो चेंज हो जाता है. क्योंकि हमने कागज पे लिख दिया कि पार्टिकल साइज है 0.1 mm, यहीं पर ही फ्लो लेमिनार होगा, इसके ऊपर फ्लो ट्रांजिशन हो जाएगा. तो देयर इज नो क्लियर डिमार्केशन. कोई क्लियर डिमार्केशन नहीं होती उस पार्टिकल की जहां पर नेचर ऑफ फ्लो चेंज होता है.
ये वैल्यूज हमने हमारी समझ के लिए लिखी हुई है. दीज वैल्यूज आर बीन रिटन ओनली फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. सेकेंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये जो लिमिट्स हैं ये हम डिसाइड करते हैं हमारी फैक्टर ऑफ सेफ्टी के हिसाब से. ये जो लिमिट्स हैं ये हम डिसाइड करते हैं हमारी फैक्टर ऑफ सेफ्टी के हिसाब से. इन मोस्ट ऑफ द केसेस हर एक डिजाइनर अपनी डिजाइनिंग को कंजर्वेटिव रखता है. ये कंजर्वेटिव लिमिट है. दिस इज द कंजर्वेटिव लिमिट विच इज बीइंग गिवन टू यू. हाँ, कई जगह आपको वो बोल देगा 0.2 mm, पर उसके बाद जब वो 0.2 mm बोलता है उससे पहले की कहानी पढ़ना उसके अंदर की उसने क्या जानकारी दी है. उसने ये जानकारी दिया आपको कि वो आपको छोटी लिमिट, कंजर्वेटिव का उल्टा बता रहा हूं मैं आपको, वो कंजर्वेटिव से छोटी लिमिट लेके चल रहा है डिजाइनिंग के अंदर. इट डज नॉट मीन्स कि 0.1 लिमिट है और 0.2 लिमिट है. ये आपके डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी लिमिट लेके अपनी डिजाइनिंग कर रहे हो. बाकी हमें तो क्या करना है, बाकी हमें तो रटना है. आप एक वैल्यू रट लो इसके अंदर, सिंपली मग अप दी वैल्यू. आपको तो वो वैल्यू रटनी है, उस वैल्यू को रट लो. तो आज ये बात आपने पूछी इसलिए मैंने बता दी. सिंस यू हैव आस्क्ड दिस आई हैव मेंशन्ड दिस पॉइंट. एक मिनट होल्ड करना, यहाँ पे कोई इशू है. ऑडियो वीडियो आ रहा है सबको? मेरे यहाँ पे हैंग हो गया, माय वीडियो इज हैंग्ड. क्लियर आ रही है? चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है. मेरे यहाँ पे सिस्टम हैंग हो गया था. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो बात क्या कर रहे थे हम? हाँ, वी वर टॉकिंग अबाउट लिमिटेशंस ऑफ स्टोक्स लॉ. तो ये 4 लिमिटेशन निकल के आती है स्टोक्स लॉ की. दीज आर दी 4 लिमिटेशंस ऑफ द स्टोक्स लॉ. सो विल कंटिन्यू फॉरवर्ड. अब आगे बढ़ते हैं. लिमिटेशंस आ गई स्टोक्स लॉ की. नाउ विल कंटिन्यू फॉरवर्ड. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. Next point of reference is general procedure. For sedimentation analysis. General procedure for sedimentation analysis. So next point of reference कि आपको जो प्रोसीजर अडॉप्ट करना है सेडिमेंटेशन एनालिसिस के लिए वो क्या निकल के आता है. तो फर्स्ट पॉइंट टू बी रेफर्ड, इट सेज सेडिमेंटेशन एनालिसिस. So first point says sedimentation analysis can be carried out. Sedimentation analysis can be carried out by any of the following. Can be carried out by any of the following. Can be carried out by any of the following. First, pipette method. तो एक मेथड तो करते ही हैं आज. So first is pipette method. दूसरा है हमारा हाइड्रोमीटर मेथड. So second is our hydrometer method. तो जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस होती है हमारी ये हम 2 तरीके से कर सकते हैं. ये कल भी बताई थी आपको.